अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट अरूबा हसन। नॉवेल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे तकाज़ा मोहब्बत की 14वीं किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। इर्तिसाम उठ जाए, मैं लेट हो जाऊंगी। उसके सिरहाने बैठी वो कब से उठाने की तगुदौ कर रही थी, लेकिन मजाल थी कि ये इंसान हिला भी हो। उठ जाए फिर आकर सो जाइएगा। उसको कंधे से हिलाती फिर से उठाने लगी तो वो बस हूँ करके वापस सो गया। कौन सा नशा करके सोए हैं जो होश ही नहीं आ रही है आपको? अब की बार वो ज़रा गुस्से से चिढ़ के बोली, तुम्हारा एक ही जिस्म सीधा होता, उसको अपने करीब झुकाता वो दिलकशी से गोया हुआ के पस मंज़र समझते वो सुर्ख पड़ती उस पर मुक्के बरसाने लगी। आप क्यों होश आ गया आपको? पहले तो नहीं आ रहा था जब कब से बुलाए जा रही थी मैं। अपने मतलब की बात पर वो फ़ौरन से हवासों में आता, उसको बेहाल करता, मज़े से उठ बैठा था तो वो शिकवा करती दूर हुई। बस ऐसे ही नींद ने कहा कि जब इतनी हसीन और मनपसंद बीवी पास है तो मुझे भाड़ में बेचकर इसको बाहों में भर लो। वो बेवक्त ही रोमानवी अंदाज अपनाता फिर से शरीर हुआ तो सनम उसका हिसार खोलती पीछे हटती घूरने लगी। सनम मेरी जान, वापस आओ और भूलो मत कि तुमने मुझे अभी तक मेरी बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया। उसके दूर जाने पर आंखें दिखाता याद कराने लगा। ये जो गिफ्ट के नाम पर आप खामोखा मुंह फुला रहे हैं, याद करें, दिया था। और उठे, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी क्लास है। वो उसको एक ही रट की बार बार सुनती आंखें घुमा गई। उसी गिफ्ट ना देने के नाम पर वो जाने कितनी बार उसे ऐसे ही तंग कर चुका था। तुम्हारा नहीं याद मुझे, लेकिन जो दीबा ने दिया था वो याद है मुझे। उसको चढ़ाने के लिए वो कहता उठा और जाते जाते फिर से शरारत कर गया। हस्बे मामूल वो दीबा के नाम से चिढ़ भी गई। अब आपके उठने का फ़ायदा नहीं, वापस से सो जाए, मैं बाबा के साथ चली जाती हूँ। वो संजीदगी से अपना बैग थामती अभी मुड़ने को थी कि उसकी आवाज़ कानों में टकराई। सो तो मैं जाऊँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, वो भी दूसरी। अपना पहला जुमला मुकम्मल करते सनम की आंखों में देखता वो मजीद शरारत से आहिस्ता से गोया होता, अपनी आंखें दबाते उसको फैली आंखों को देखता, ज़बरदस्ती का एक रुखसार पर बूसा लेते उसे सकते में छोड़ के कमरे से बाहर निकला। सनम जान, अगर सदमा कम हो तो आ जाना, वेट कर रहा हूँ। उसकी बात पर वो अंदर तक जल भुन कर रह गई थी। पक्का पुकार पर वो कमरे से बाहर आई और गेट की तरफ बढ़ने लगी जहां वो गाड़ी निकाल रहा था। आपको तो मैं देती हूँ दूसरी या क्या तीसरी चौथी बीवी। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई उसके इशारे करने पर अपनी सीट पर बैठी। ज़रूर ज़रूर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे एक काम करो, दूसरी तीसरी के बजाय अपनी जैसी दो तीन सनम दे दो, जिंदगी संवर जाएगी मेरी। ड्राइव करते उसने शरारतन कहा। एक संभली नहीं जाती, चले हैं बाकी संभालने। वो जले दिल से बोली तो वो कहका लगा उठा। यकीनन वो उसका मतलब नहीं समझी थी। हयाम आ गई है शायद। यूनिवर्सिटी के गेट पर गाड़ी रोकी तो गेट के पार जहांगीर की गाड़ी देखते सनम ने कहा, टाइम पे आ जाइएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़। वो खफगी से उसकी जानिब रुख करते कहने लगी, जिस पर गहरी मुस्कान लिए बाजू को हल्के से लेते उसकी पेशानी पर लब रखे और हमेशा की तरह उसे रुखसत किया। जी जनाब, कहता वापस जाने के लिए गाड़ी रिवर्स बैक की। जहांगीर की गाड़ी से अकेला निकलते देख के वो हैरान हुआ। क्या आज हयाम नहीं आई? हो सकता है कि वो अंदर चली गई। वो सोचती अंदर की जानिब बढ़ी। अभी वो पार्किंग की गाड़ी पार्क करके उतरा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। इस वक्त उसको कॉल देखते वो हैरान हुआ था कि इस टाइम खैरियत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? दूसरी कॉल उठाते ही वो पूछने लगा, अच्छा वाकई बताएं। वो मुस्कुराता कदम लेता अपने ऑफिस की जानिब जाने लगा। शुक्र अल्लाह का, ये तो बहुत अच्छी खबर सुना दी आपने। बस जी यहाँ से फ्री होके मैं वहीं आता हूँ। जी ज़रूर बताएं, इधर बता दें उधर। दूसरी तरफ जैसे कोई खुशी की नवीद सुनाई गई थी, तभी आंखें एकदम से चमक उठी। गहरी मुस्कान लिए वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो बेसाख्ता ही ध्यान उस दुश्मन जहाँ की जानिब गया। वो बचपन से उसे जानता था, उसे शुरू से पहचानता था। एक उल्फत सी थी, एक लगन सी थी उससे शुरू से। उसकी तस्वीर उसके कबर्ड में जाने कब से थी वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन चाहकर वो उसे निकालता नहीं था। कैफ के इजहार के बाद भी वो ये हरकत चाह कर भी नहीं कर पाया था। तब शायद वो एक चाहत थी, लेकिन ये अब वो मोहब्बत से भी बढ़कर थी उसे। चंद दिन उसने ज़िंदगी के उसके साथ जिए थे और इन चंद दिनों में वो चाहतों के समंदर में गर्क था। वो ये भी जानता था कि उसे वक्त नहीं दे पा रहा खुद को समझने का, लेकिन मसरूफियत ही ऐसी थी। वो उसे अभी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन कल रात वो दिल के हाथों मजबूर हो गया था। तभी सुबह उसे बगैर जगाए वो खुद यूनिवर्सिटी आ गया था। शायद वो खुद अभी तैयार नहीं था उसके रद्द अमल को देखने के लिए। अभी लेक्चर शुरू होने में थोड़ा टाइम था तो ऐसे ही उसको सोचते मोबाइल निकालते उसकी तस्वीरें देखने लगा जो उसकी मोबाइल से आई थी। सनम की शरारत
कुछ इन दिनों की उन दोनों की तस्वीरें भी थी जो आसिम ने किचन में ली थी उसके साथ खाना बनाते। साथ बीते लम्हात का खुमार था कि अचानक दिल में आरजू जागी कि वो अभी उसके पास उसकी दस्तरस में होती। खड़ूस स्टूडेंट से मिलने वाला ये खिताब था उसको, जिसके वो आदी हो चुका था। यही खिताब वो हयाम के मुंह से भी बहुत बार सुन चुका था, शायद अब ना कहे। सोचते वो दिलकशी से हंस दिया। उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलना शुरू की तो पलकों पे जैसे बोझ सा आ गया। अचानक रोशनी की तेज धार उसकी आंखों में चुभती हुई गुजरी, जिस पर उसने दोबारा से जोर से आंखें मींची। अपना हाथ उठाते आंखों के सामने रखना चाहा, लेकिन इतनी सख्त ना थी कि वो उसे हिला भी पाता। मुश्किल से पलकों को जंबिश देते उसने दोबारा से आंखें खोली तो पहले की निस्बत अब रोशनी हल्की थी। कैफ मेरा बच्चा, ये आवाज़ वो कब से सुनने की चाह में था। आवाज़ ही नहीं, वो उसको देखने के भी तलबगार था। उन 2 से ढाई माह में उसने उनकी आवाज़, उनका लम्हा महसूस किया। जानने के देखने की चाह वो दबाता आया था। उसका जहन मुकम्मल बेदार नहीं था, लेकिन अक्सर वो उनकी खुशबू महसूस करता था अपने बेहद पास। अम्मा बेगम, वो सरगोशी में बोला, इतना कि वो खुद भी ठीक से न सुन पाया अपनी आवाज़। मेरा बच्चा, वो मोहब्बत से कहती उसका माथा चूमने लगी। ममता ही ऐसी थी कि अपने बेटे को होश में आता देखकर उसकी आगोश में भरने की चाह ले बैठी थी। कैसा फील कर रहे हो? उसकी पेशानी चूमते वो मोहब्बत से नम आंखें लिए बोली थी तो हिलने की कोशिश करता उठ कर बैठने लगा, लेकिन जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। रात को अम्मा बेगम के साथ अजहर साहब यहाँ कैफ के पास मौजूद थे। अम्मा बेगम ज़बरदस्ती उनके साथ यहाँ आई थी कि उनको बेटे की याद आ रही थी। जब रात को अम्मा बेगम कैफ के पास बैठी उस पर आयत पढ़कर फूंक रही, तब उनके हाथ में जंबिश महसूस करते वो घबरा गई थी कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। अभी वो उसको संभालती है। कैफ की आवाज़ ने उन्हें खुशगवार हैरत में डाला। अम्मा पानी। वो उनसे पानी मांग रहा था। इतनी देर एक ही पोजीशन में रहने से उसका जिस्म पैरालाइज हो गया था। जहांगीर की हिदायत पर जो नर्स यहाँ उसके पास होता था उसको करवट दिला देता था, लेकिन फिर भी उसका जिस्म अभी फौरन हरकत में नहीं था। कुछ चाहिए मेरे बच्चे को? उसके बाल संवारते उन्होंने पिचकारते बहुत खुश्क हो चुके थे उसकी कमजोरी की वजह से। नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराया। आंखें एक बार फिर से मूंद के उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सेहत बहाली पे हो। सबसे पहले उसने माँ का चेहरा देखा था। सच शुगर के वो अभी जिंदा था जिंदगी के लिए। जहांगीर को कॉल कर दें। अजहर साहब को अंदर आता देखकर अम्मा बेगम खुशी से बोली तो उन्होंने सर हिलाया। जी कर दी है, कह रहा था कि काम से फारिग होते फौरन यहाँ आएगा। उन्होंने पास बैठते कहा तो कैफ अपने वालिद को देखते नम आंखें लिए उन जन्नत को देखने लगा। आओ बैठ जाओ। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जिस्म हरकत करेगा। अजहर साहब ने अपनी अहलिया की मदद से उसको बिठाया। पीछे 4-5 तकिए सेट करते। उसे भी दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मैं सूप बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। उनके माथे को चूमते उन्होंने मोहब्बत से कहा और किचन में चली गई। उसके लिए जो नर्स अरेंज था उसके आने का वक्त भी हो चुका था। थोड़ी देर में उसको दवाई भी खिलानी थी क्योंकि सुबह चेकअप करके जा चुके थे। वो भी बहुत खुश थे कि कैब को बाकायदा होश आ गया था। जिंदगी से भरपूर अंगड़ाई लेते वो सूरज की रोशनी की मदाखलत पे ही माथे पर हल्की सी तेवरी चढ़ा गई। पलकों की बाढ़ अभी भी आंखों पर सिजदा जेर थी। नींद का खुमार अपने नैन कटोरों में सजाया उसने आंखें हल्की सी वाह की तो कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। अपनी गर्दन मोड़ते उसने दूसरी जानिब उसे तलाशना चाहा, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं था। चेहरे पर उलझन के तासुरात लिए वो उठ बैठी और अपने बिखरे बालों को रफ से जूड़े में कैद करते पाँव नीचे करती जूती पहनती उठी। ये कहाँ गए? वो हैरान होती वॉशरूम चेक करने लगी। वक्त देखा तो सुबह के 9 बजे थे। वो हैरान होती मोबाइल की जानिब आई तो वो वहाँ मैसेज शो हो रहा था, मिस्टर हस्बैंड। ये कौन? ओह आसिम। मैं भी ना। मोबाइल में हस्बैंड नाम देखते वो हैरान हुई कि ये कौन, क्योंकि उसने आसिम का नंबर सर आसिम के नाम से सेव कर रखा था। तभी वो चौंकी कि ये हस्बैंड कौन। फिर खुद की अकल पर अफसोस करती रह गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, नाश्ता ध्यान से कर लेना और अपना ख्याल रखना। वो उसका मैसेज था जो थोड़ी देर पहले ही आया था। इतनी रूखी सूखी मॉर्निंग विश मुंह बनाकर रहेगी, जबकि रुखसार अभी जैसे सुर्ख तप रहे थे। सारी रात उसके हिसार में रहकर वो पुरसुकून सोई थी। सुबह फजर की अजान पे उसकी आंख खुली तो फ्रेश होकर उसने नमाज पढ़ी। थोड़ा नमाज पढ़कर जब वो दोबारा सोने के लिए लेटने लगी तब यूनिवर्सिटी जाने में थोड़ा ही वक्त था, लेकिन सुस्ती काहिली दिखाते वो वापस सोने की तैयारी करने लगी कि आसिम उठा देगा टाइम पे। अभी उसे लेटे कुछ ही देर गुजरी जब अपने गिर्द फिर से उसका हिसार महसूस किया तो नींद की खुमारी में ही उसकी धड़कन बेतरतीब हुई। खुद को संभालते फिर से नींद की वादी में सैर करने लगी। अब जब आंख खुली तो वो था ही नहीं घर, यहाँ तक कि जनाब उसको उठाए बगैर यूनिवर्सिटी जा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, उसकी मुस्कान सजाते भेजा। अभी जवाब भेजे उसे
से 20 सेकंड ही हुए होंगे कि मिस्टर हस्बैंड का नाम मोबाइल पर शो होने लगा। वो चौंकी कि क्या वो उसी के इंतज़ार में बैठा था। जाने क्यों रुखसार गुलनार हो गए थे। उसने झुककर कॉल ओके करते उठाई। उठ गई। उसकी संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो गहरा सांस भरते रह गई कि उसकी सांस भरने की आवाज़ दूसरी जानिब उसने वाज़े सुनी, जिस पर उसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया। जी, आपने उठाया क्यों नहीं? मुझे मेरी क्लासेस मिस हो जानी है। वो आहिस्ता आवाज़ में शिकवा करने लगी। जहांगीर वाज़े महसूस कर रहा था कि वो उससे बात करने में कतरा रही थी। तुम्हारी नींद का ख्याल कर गया था, खैर आइंदा नहीं करूँगा। उसके शिकवा करने पर वो बड़े आराम से गैर संजीदा बात संजीदगी से कह गया तो वो सटपटा उठी। मेरा मतलब कि मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और मैं मिस नहीं कर सकती। आस पास देखते उसने जैसे चोर लहजे में कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ लेगा। कोई बात नहीं, रात में पढ़ा दूंगा। बड़े आराम से उसने मसले का हल बताया। नहीं, आप मुझे ले जाएं, मैं मिस नहीं कर सकती वो क्लास। उसकी 3 क्लासेस थी, आज 2 तो आसिम की ही थी, लेकिन एक दूसरे सर की थी जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी, तो उसे छोड़ने का वो रिस्क नहीं ले सकती थी। तुम यकीन करो बेगम, बिल्कुल ठीक और संजीदगी से पढ़ाऊंगा। वो जैसे इसरार करने लगा, जिस पर वो उलझी कि क्यों जिद करा, यकीनन उसे छेड़ रहा था। नहीं, आप मुझे ले जाएं प्लीज़। वो मिस्र थी जाने में, तभी वो राज़ी हो गया कि नाश्ता कर ले, फिर उसको आके ले जाता हूँ। आधे घंटे में वो नीचे बिल्डिंग एरिया में मौजूद था कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि फिर उसकी क्लास और भी थी। हयाम नाश्ता अपना ख़त्म कर चुकी थी। टी पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट पर हम रंग दुपट्टा और हम रंग ही ट्राउज़र पहने रखा था। सादगी में भी वो गजब ढा रही थी। लबों पर गुलाबी ग्लॉज लगाते उसके दिल में उतरती महसूस हुई। वो नज़रें चुराती हुई सलाम करती बैठ गई। ऊपर उसने स्किन लॉन्ग कोट पहन रखा था। आपका लेक्चर गुजर गया? उसने सरसरी सा पूछा। हो गया। अगर थोड़ी देर पहले मुझे आने का कहती तो लाजमन क्लास में सज़ा देता। वो मज़े से बताता। उसको तप आ गया। आपको वैसे कुछ ख्याल करना चाहिए, आपकी बीवी हूँ मैं, लेकिन आप मुझे सज़ा देने से बाज नहीं आते। उसने रुख अप करते उसकी तरफ रुख करते वो खफगी से कहने लगी, जिस पर जहांगीर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और ना चाहते हुए भी मुस्कुराता हुआ सीधा होता ड्राइविंग करने लगा। उसकी नज़र को महसूस करते वो खामोशी से बाहर देखने लगी। गाड़ी से उतरते जहांगीर की एक दो बात सुनते वो क्लास की जानिब गई। क्लास में एंटर हुई तो सनम पहले से ही मौजूद थी। उसको देखते उससे मिली। इतना लेट क्यों आई तुम? वो मिलते ही पूछने लगी। बस हाँ, सुबह आँख ही नहीं खुली मेरी, वो मुस्कुराती बताने लगी, जिस पर सनम ने चालाकी से मुस्कुराई। खैर है, आँख क्यों नहीं खुली तुम्हारी? वो आंखें मटकाती हुई मासूमियत से पूछने लगी। तुम कितनी बुरी हो? वो चढ़ती हुई बोली तो सनम कहका लगा उठी। इससे पहले वो मजीद कोई बात करती, क्लास में सर एंटर हो चुके थे। उन दोनों सर का लेक्चर ख़त्म हुआ तो ख़याम ने सनम से पहले वाले आसिम के लेक्चर की डिटेल पूछी। सर दूसरी क्लास लेंगे आज? वो सनम से लेक्चर की बाबत पूछ रही थी, तब उसे क्लास की एक लड़की ने मुखातिब करते पूछा, जिस पर वो हैरान हुई कि वो कैसे जान सकती है कि वो लेगा कि नहीं। मालूम नहीं, वो लाइल्मी का इजहार कर गई। कैसी बीवी हो यार, पूछ लेती उनसे, या उनकी थोड़ी रिश्वत देकर कैंसिल करवा देती क्लास। वो सुनकर मायूस हुई, फिर शरारत से कहती उसको छेड़ने लगी। उस लड़की की बातचीत थी ख़याम से, तभी वो ज़रा उससे फ्री हुई थी। या ये सब को आज ऐसे ही बातें सूझनी थी। वो दिल में सोचती उनको गालियों से नवाजने लगी, जो अब बात बात पर उसको छेड़ रही थी। क्लास में जब वो दाखिल हुआ तो सब खामोश होते अपनी अपनी सीट्स पर बैठे थे। असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई वो खड़े हो जाए। सबसे पहले उसकी बात ही यही थी। ख़याम को सुनते झटका लगा कि उसको तो वो भूल ही गई थी। मिसेस ख़याम। क्लास में एक दो स्टूडेंट्स खड़े हुए तो ख़याम ने को खड़ा ना होता देखकर वो सर्द लहजे में उसको पुकारने लगा, जिस पर वो आज इस वक्त को कोसने लगी कि उसने क्यों बुलाया। उसको सुकून से घर सोती रहती, अब उसने बेइज्जती करने से बाज भी नहीं आना था। जी। वो सर उठाकर उसे देखने लगी, जो उसे महुयत से देखने में मसरूफ़ था। असाइनमेंट? वो आईब्रो उचकाते पूछने लगा, जिस पर वो गहरा सांस भरती खड़ी हो गई। वो ज़रूर मुकम्मल कर लेती असाइनमेंट अगर रात को वो बस सोच कर रह गई। वो एक्चुअली सर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो नहीं कर पाई, वो मिस्कीनियत तारी करते बताने लगी, जिस पर क्लास में दबी दबी सी हंसी गूंज उठी कि शौहर से बीवी की क्लास लग रही थी। आपको तो मैं बताती हूँ, घर जाके वो गुस्से और बेबसी से उसके दिल में सुनाने लगी। पूरी क्लास में उसकी भी खूब बेइज्जती करता वो लेक्चर देने लगा। सनम ने तो यहाँ तक अफसोस किया कि अगर वो उसके कहने पर अमल करती तो आज ऐसा नहीं होता। अब वो उसे क्या बताती कि वो था ही इतना मीसना कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, कैफ़ की तरफ जा रहा हूँ। उसे होश आ गया है। घर छोड़ते उसने ख़याम से नॉर्मली कहा, जबकि वो उसकी बात सुनते सकते में आ गई। होश आ गया है उन्हें? वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछने लगी तो जहांगीर ने मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में टकराई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तरफ जाऊँगा अभी, और हो सकता है शाम तक बाकी सब भी आ जाएं। घर के दरवाजे पर खड़े होते उसको बताने लगा और वो खामोशी से सुनने लगी। ख्याल रखना चाहते हुए उसकी परेशानी को लबों से छूते वो चला गया, जबकि ख़याम को इस सोच में डूबी थी कि कैफ को होश आ गया। उसके बारे में क्या सोचेगा, वो क्या पूछेगा उसके बारे में, क्या वो अपनी शादी का सवाल करेगा। वो
दरवाज़ा लॉक करती वो बेडरूम में आते खाली नज़रों से सामने दीवार को घूरने लगी। अभी तो ज़िंदगी शुरू की थी हमने, अभी तो हम साथ रहने लगे थे। वो सोचती बिल्कुल साकित हो गई, दिमाग जैसे माउफ होने लगा, कुछ करने का होश ना रहा। क्या वो उसके बारे में पूछेगा जहांगीर, क्या जवाब देंगे, क्या मैं अच्छी हमसफ़र बन पाऊँगी, ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश करेंगे तब तक जब तक जहांगीर वापस नहीं आ जाता था। मौसम अब अपना तासुरात बदल रहा था। हवा की दोश में हल्के उड़ते दरख्त के पत्तों को एक अलग ही सुर बिखेरा हुआ था। सरसराती हुई हवा खेतों खलियानों से होती अपने खून की तारी कर रही थी। सूरज की रोशनी कहीं कहीं जलवागर थी। आप जल्दी आ गए। सहन की चारपाई पर बैठी वो धूप सेक रही थी जब असफहान उसके साथ ही चारपाई पर आकर बैठा, हाथ में पकड़ी कनोकी फाँक कर उसकी तरफ बढ़ाई थी। काम ख़त्म करके आया हूँ, वो उससे किन्नू लेता खुद भी खाने लगा। शायद वो ज़्यादा तुर्श जायका था, तभी वो अजीब सा मुंह बनाता अपनी आंखें मीचने लगा, जिसको देखती जूफा हल्का सा खिलखिला उठी। इतना खट्टा है ये। दूसरा पीस उसको वापस करते वो तबसरा कर गया, नहीं खाना। और वो दूसरा छीलते उससे पूछने लगी, नहीं दिल नहीं अभी। अपनी ओढ़ी हुई शॉल को साइड पर करते वो वहीं नीम दराज हुआ। चाय बनाऊं या खाना लाऊं? नहीं, भूख नहीं। और चाय पता नहीं क्यों उसका जायका अजीब लगता है अब। शायद चाय की पत्ती ठीक नहीं आ रही इस बार। असफहान संजीदगी से उसको चाय के बारे में महसूस किया हुआ जायका बताने लगा, जिस पर ना चाहते हुए भी जूफा शर्मिंदगी से नजरें चुरा गई। शायद बस इतना ही कह पाई और खुद किन्नू खाने लगी। वो जानती थी कि गलत कर रही है, लेकिन फिर भी वो शायद मजबूर थी। दादी जान कहाँ गई हैं? क्या कहीं गई हैं क्या? वो आते हुए उनसे मिलने में गया था, लेकिन वहाँ मौजूद ना पाके अभी पूछ रहा था। हाँ जी, पास ही किसी के घर गई हैं, शायद अयादत के लिए। सरसरी सा जवाब दिया, जिस पर असफहान ने पूछा कि वो क्यों नहीं गई। ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था। वो कंधे उचका गई। अच्छा किया। वो कंधे उचका गया, जिस पर वो हैरान हुई कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों। वो मुतजस्सिस हुई। अच्छा है ना आप नहीं गई, अगर जाती तो फिर आकर फिजूल सोचों के जहन पर सवार करती, जिससे मेरा पारा हाई होता। उस आपगोई का मुजाहरा करता, उसको सख्ते में छोड़ गया। आपका पारा मेरी वजह से हाई होना था। वो हैरान होती मुंह खोले उससे पूछने लगी, नहीं आपकी वजह से नहीं, लेकिन अगर आप फजूल सोचती तो ज़रूर। वो बगैर झूठ बोले साफ साफ बताने लगा, जिस पर जोफ़ा मजीद हैरत में गर्क हुई। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो ज़रा उदासी से बोली तो असफहान ने उसके चेहरे को देखा। क्या कसूर नहीं? कि आपका अपने आप पे बस नहीं चलता? असफहान ने संजीदगी से इस्तफार किया। अपने एहसानात पे तो नहीं चलता ना? वो भी तुर्की पर तुर्की जवाब में बोली, इंसान का बस हर चीज़ पर चलता है। अगर वो चाहे वो अपनी किस्मत तक बदल सकता है, अगर वो करना चाहे तो। वो सवाल यही अगर फिर पे ही तो आके रुकता है, क्योंकि ना तो इंसान इस अगर के बाद कुछ सोचना चाहता है और ना ही इस अगर के बगैर वो इंसान से अपने अल्फाज अदा करने लगा। अगर मगर लेकिन ये सब वहमी है। इंसान हाँ, इन सब से वहम वसवसों में पड़ जाता है, जिसका वो खुद जिम्मेदार होता है। वहीं से अपनी बात जोड़ता उसके हाथ में मौजूद छिला हुआ कीनू पकड़ते खाने लगा। इंसान को अपने हर मामले में अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, उसके साथ साथ खुद पे भी भरोसा हो, तभी तो वो पुरएतमाद होगा। बहुत सी ऐसी मालूमात भी हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, तब अल्लाह हमें सब्र की तलकीन करता है, तो लाजमी है कि हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। तब भी वो ढके छुपे अल्फाज में उसको ये बात वाजे कर गया कि जिस पर जूफा उसकी नज़रों में देखती अपना सर झुका गई। चलें आ जाए, मुझे खाना दे दें, भूख जाग उठी है मेरी। एक जिस्म चारपाई से उठता, बाजू हवा में बुलंद करता, कमर सीधी करता उसको कहने लगा। उसके कहने पर ही जूफा भी उठ खड़ी हुई। दादो कब तक वापस आएंगी, कोई अंदाज़ा है? कमरे में जाते असफहान ने सरसरी सा पूछा। जी बस आने वाली होंगी, क्योंकि वो काफ़ी देर पहले की गई हुई हैं। उसको बताते वो किचन में चली गई कि खाना ला सके। कमरे में बैठते वो कैफ को सोचे जा रही थी कि जहांगीर को देखते उसका क्या रद्दअमल होगा और उससे कैसे सवाल करेगा। अभी थोड़ी देर पहले उसको मैसेज मिला था कि वो खाना ना बनाए, ताकि आते हुए ले आएगा। फिर कल वो सुबह उधर ही कैफ वाले अपार्टमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि शायद सब आने वाले थे, तो उन सब के साथ सबसे मिल लेगी। बेसाख्ता ही उसकी नज़र हाथ में पहने कंगन की तरफ गई, जो दीजान ने उसे पहनाए थे। दीजान ने उसे कैफ के साथ नस्बत तय होने पर थे, लेकिन जब यहाँ जहांगीर के साथ आने लगी तब उन्होंने दोबारा ये कह के पहनाए कि उस घर की बहू है तो ये पहन कर रखे। उसकी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 7 बज रहे थे। अब तक तो सब आ गए होंगे। कितना अजीब लगेगा, सारा ख़ानदान वहाँ मौजूद है और वो यहीं घर। मुझे भी साथ ले जाना चाहिए था ना, पता नहीं क्या सोचेंगे सब। उसे वाकई शर्मिंदगी होने लगी कि उसने क्यों ना कहा जहांगीर को कि उसे भी साथ ले जाए।
कॉल करके कहती हूँ कि मुझे भी ले जाएं। वो फैसला करती हूँ, अपना मोबाइल थामते आसिम के नंबर पर कॉल करने लगी। डोर बेल पर फ़ौरन से उठा लिया गया। 2 बेल पर फ़ौरन से उठा लिया गया। बेगम रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। उसको कुछ बोलने से पहले ही फ़ौरन ने जहांगीर ने बोला तो वो अच्छा कहती है चुप हुई। भूख लग रही है। उसके खामोश होने पर आसिम ने ज़रा मुतफक्किर होते पूछा, नहीं नहीं, बस ये सोच रही थी कि मुझे भी आपके साथ ले चलते तो अच्छा था। वो आहिस्ता आवाज़ में सही सही असल बात बताने लगी। कल चलेंगे, अभी मैं वापस आ रहा हूँ और सब अभी नहीं पहुँचे, वो कल सुबह सुबह आ जाएंगे, फिर साथ ही चलेंगे। उसकी बात समझते जहांगीर ने नॉर्मल अंदाज में कहा, ठीक है। कहते जहांगीर ने कॉल काट दी तो उससे आने का सोचती उठ के किचन में आई और बर्तन टेबल पर लगाने लगी। मजीद 5 मिनट के वक्फे पर जहांगीर दरवाजे पर मौजूद था। हयाम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दोनों हाथों में शॉपर्स मौजूद होने की वजह से ऐसे ही आगे सलाम करता झुकता जहांगीर ने उसके माथे पर लब रखे और बगैर कुछ कहे साइड पर हो गया। वो बाहर से खाना ले आया था। दोनों ने मिलकर टेबल पर रखते अच्छे से खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद जहांगीर अपना लैपटॉप पकड़ते कमरे में चला गया और हयाम को 1 कप चाय बनाने का कहा। कैफ के पास जब वो गया तो उससे ज़्यादा कैफ खुश हुआ था जहांगीर को अपने पास देखते। अभी उठ भी नहीं पाया था, लेकिन उसको देखकर एकदम खिलखिलाया जरूर था, जिस पर जहांगीर माथे पे बल लिए उसको मिला। इतना अरसा उसके होश से बेगाना होने पर जहांगीर ने नाराज़गी का इजहार ज़रूर किया। जब वो वापस आने लगा तो कैफ ने उलझन से पूछा कि वो क्यों जा रहा है, तो अजहर साहब के साथ साथ अम्मा बेगम ने भी एक दूसरे को देखा, फिर जहांगीर को देख के कि क्या जवाब देगा। घर कोई इंतज़ार कर रहा है, कल आऊँगा साथ लेके। कुछ छुपाने के बजाय उसने साफ गोई का मुजाहरा किया, जिस पर वो उलझ उठा। कौन इंतज़ार कर रहा है? कहीं मेरे बगैर शादी तो नहीं कर ली तुमने? वो मशकूक होता पूछने लगा तो जहांगीर दिलकशी से हंस दिया। हाँ, कल मिलवाने लाऊंगा तेरी भाभी को। वो बज़ाहिर तो हंस कर बोला, लेकिन उसकी बात पे संजीदा था, जिसकी कैफ ने भी मजाक में उड़ाई कि वो क्यों उसके बगैर शादी करेगा। मैं इंतज़ार करूंगा, वो आंख दबा के बोला तो जहांगीर उसका ख्याल रखने की तलकीन करता वहाँ से रुखसत हुआ। उसके सोचा कि अगर आज वो कैफ से ये बात छुपाएगा ख़याम की कि ज़ौजियत में है, ख़याम उसकी ज़ौजियत में है, तो फिर कल परसों तो लाजमन वो ये बात जान जाएगा, क्योंकि ये बात कोई छोटी तो थी नहीं जो उसके इल्म में ना आती। वो कभी भी अपने और हयाम के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त कर सकता था, तो अच्छा था कि किसी के बताने से पहले वो खुद इसके इल्म में ये बात ले आए। हयाम उसकी बीवी है। अब ये बात उसके लिए परेशान कुन थी भी और नहीं, और होती भी क्यों। ये उसका सिर्फ खुद का ज़ाती फैसला नहीं था, बल्कि सब घर वालों का था। मेरे जाने के बाद क्या किया? जब हयाम 1-2 काम निपटा कर कमरे में दाखिल हुई तो जहांगीर ने लैपटॉप से नजरें हटाते पूछा। बेड क्राउन से टेक लगाते दोनों टांगे सीधी किए वो तकियों के सहारे नीम दराज था। बेड पर बैठने से पहले हस्बे मामूल कपड़े तब्दील किए, ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। क्या करना था, मैंने सो रही थी, वो गायब दिमागी से बोली और आईने के सामने बैठी अपने बाल सुलझाने लगी। उसके कहने पर जहांगीर ने नजरें उसकी जानिब मरकूज की और उसकी पुष्ट को गहरी निगाहों के हिसार में लेते मुस्कुराहट दबाता नफी में सर हिलाने लगा। उसका ऐसा करना ख़याम के आईने में नोट किया था। मैं यूनिवर्सिटी के बाद का पूछ रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या किया। वो बात को दोबारा दोहराता पूछने लगा, जिस पर हयाम अपनी पहली बात पर शर्मिंदा हो गई। वो मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, जल्दी से बताती दराज से अपनी चीज़ों को इधर उधर करने लगी। फ़ायदा? सर झटकते गोया हुआ था। हयाम ने काटदार नज़रों से उसे घूरा। जी हाँ, आपके बनाने का अब फ़ायदा भी नहीं था। तभी मैं सर सलेमान की बना रही थी। उनको कदर है अपने स्टूडेंट्स की, वो भी जताती हुई उसको बताने लगी। साथ ही बालों का जूड़ा बनाते वहाँ से उठी और अंदर ड्रेसिंग में जाकर बड़ी कबर्ड से एक और कंफर्टर ले आई। क्या हुआ? उसको कंफर्टर लाता देखकर वो हैरान हुआ, क्योंकि पहले ही एक तहशुदा पड़ा था बेड पर। सर्दी लग रही है? उसे बगैर देखे जहांगीर ने पूछा तो हयाम सटपटा उठी। चोर नज़रों से देखने की कोशिश की, लेकिन वो लैपटॉप पर बिजी था। हाँ जी, इतना कहकर उसने अंदर घुसने की अंडा बॉयल करके खाना था ना सुकून मिलता। वो नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहा था, लेकिन हयाम को जाने क्यों शर्म आन घेर रही थी। वो घबराती अपनी धड़कनों का शुमार करती आंखें नीचे पड़ी थी, जब अचानक ही आसिम ने हल्का सा कंबल सिरकाया। क्या हुआ? वो हैरत से देखने लगी, जो उसको कलाई पकड़ चुका था। इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? इधर आओ, वो परेशानी से बोला और सीधा होते हयाम को पास आने का इशारा किया, जिस पर वो झिझकी, लेकिन उसके इशारे पर हिम्मत करती उसके करीब हुई थी। आसिम ने अपना एक बाजू वाह किया तो हयाम उसके करीब आते कंधे पर सर रख के साथ ही नीम दराज हुई। अपना एक बाजू उसके गिर्द लपेटते जहांगीर ने दोनों पर कंफर्टर ओढ़ा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम करने लगा। जो बात है कहो बेगम, इस तरह चुप ना रहो। कुछ पल खामोशी के सिरके तो आसिम की आवाज़ पर हयाम उसकी आवाज़ में चौंकी।
अल्फाज हयाम। वो फिर से बोला तो हयाम ने चेहरा उसकी जानिब किया और आंखों से लगे ग्लासेस को उतारने लगी। इसको देखने पर आसिम जहांगीर ने भी अपनी नज़रें उसकी नज़रों पर टिकाई। क्या बात है, कहो। उसके माथे को हल्का सा लबों से छूता गोया हुआ। कैफ के बारे में परेशान हो? फिर जब वो फिर भी ना बोली तो जहांगीर ने खुद गहरा सांस भरते आगाज़ किया। वही हमेशा वही तो आगाज़ करता था, उसको समझ के, उसकी खामोशी को अल्फाज दे के। वो चौंकी नहीं थी उसके बताने पे, क्योंकि वो उसे जानने लगी थी। जैसे वो समझता था उसे बिन कहे वो हल्का सा सर हिला गई। वो समझदार है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी सी बात थी जिससे वो कहकर खामोश हो गया। क्या वो वाकई कुछ भी नहीं कहेगा हमारे रिश्ते के बारे में जान के? उसे सुकून अभी भी ना मिला तो उसके एक जुमले पे खुद कल देख लेना। वो अभी बात को तोल नहीं देना चाहता था, तभी बस इतना कहकर वो खुद देख लेगी तो सुकून में रहेगी। उसकी बात पे वो अभी से कुछ पुरसुकून हो गई, क्योंकि उससे बेहतर वो खुद कैफ को जानता था। तो हो सकता है कि जहांगीर की बात वाकई ठीक हो। वो पुरसुकून होती जहांगीर की कोहनी पहनी ग्लासेस को देखने लगी जो उसकी आंखों पे पहरा लगाए बैठे थे। वहां से उसकी नज़र उसकी घनेरी सिया पलकों पर गई जो उसकी खुद की पलकों से भी ज़्यादा लंबी और मुड़ी हुई थी। बेसाख्ता ही उसके हाथ उसके ग्लासेस पर गए और आहिस्ता से उतार भी लिए। उसकी हरकत पर आसिम ने आंखें दिखाई, लेकिन वो असर न कर लेती। खुद लगाने लगी। अच्छे लगती हैं आपको, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं आप। खुद पहनती। वो मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करती देखती जहांगीर पर तबसरा करने लगी। किसको? वो मुतबस्सिम होता पूछने लगा। सबको। उसकी बात समझते वो मुस्कुराहट दबाते बोली। और मेरी बेगम को? वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ अपना रुख करते पूछने लगा, जो उसके ग्लासेस लगाए मज़े से उसको ही देख रही थी। लेकिन उसके ऐसे पूछने पर वो नज़रें झुका गई। लगते होंगे, वो पुरसोच होती बोली और उसका बाजू अपने से हटाने लगी। जब मोहब्बत हो जाए तो बताना, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। उसको हिसार से आज़ाद किए बगैर सरगोशी में बोला तो बगैर कुछ कहे उससे ही सुकून से आंखें मूंद गई। ये वापस कर दे वरना कल को सर दर्द लेकर बैठ जाएंगी मेरा सर दर्द बन के। उसकी बंद आंखों पे अपना चश्मा उतारता वो शरारत से कहता उतारता उसे साइड टेबल पर रख गया। यूनिवर्सिटी से वापसी पर हम जाएंगे बाबा जान के पास। लेक्चर के ऑफ होते मेरे पास आ जाना। कल के बारे में उसको बताने लगा। आपके लेक्चर के बाद? वो पूछने लगी। हाँ, तभी आ जाना, दूसरा लेक्चर ना लेना। मैं तुम्हें करा दूंगा कवर। उसके बाल संवारते वो संजीदगी से कहने लगा। आपसे नहीं मैंने पढ़ना, वो मैं सनम से पूछ लूँगी, फिक्र ना करें। उसको पढ़ाने का सुनते वो जल्दी से बोली। मेरे पढ़ाने पे क्या है? वो माथे पर बल लिए पूछने लगा। नींद आती है मुझे, वो मुंह बनाकर बोलती उठ बैठी और दूसरा कंफर्टर उठाते उसे तय करने लगी। वाकई? वो आंखें सुकेड़ता पूछने लगा। हाँ जी, बगैर उसके देखे उतरा कर बोली थी। चलो कल देख लेंगे। वो भी कहता लाइट ऑफ कर गया, कंफर्टर तय करके वापस कबर्ड में रख आई कि अब ज़रूरत नहीं थी। सुबह तकरीबन 10 बजे सब शहर पहुंच गए कैफ की तबीयत का पूछने। असफ़हान को जब इल्म हुआ कि वो भी उसके आने का प्लान करने लगा। कैफ उन सबको देखकर बहुत खुश हुआ था। अम्मात के साथ साथ उसने गुल की भी क्लास लगाई जिस पर वो झेंपती मुस्कुरा रही थी। दुआ तो अपने कैफ मामू को देखते उससे लिपटी हुई थी कब से। थोड़ी देर में असफ़हान भी यहाँ मौजूद था। तेरी मूछें ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई शादी के बाद? असफ़हान से चाहत से मिलने के बाद कैफ ने शरारत से कहा तो महफिल ज़ाफ़रान हो गई। खैर इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसको छेड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ उसको तुम साथ नहीं लाए। कैफ का इशारा साफ साफ जूफा की तरफ था, जिस पर वो भी हंस दिया। हल्की सी धुन ने अपना बसेरा कर रखा था। ग्राउंड भी अभी खाली था। कुछ स्टूडेंट्स चाय पीने के लिए कैंटीन में मौजूद थे तो कुछ डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे थे। ग्रीन शर्ट पर हल्के पीले रंग का ट्राउजर पहने वो मोबाइल पर कुछ देखती आ रही थी। अपना लेक्चर खत्म होते ही वो जहांगीर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। सनम भी कैंटीन की तरफ जाने चली गई थी और उसको इन्फॉर्म करती वो वहाँ आई थी। जहांगीर के ऑफिस के बाहर अभी वो पहुंची थी कि उसे जहांगीर नज़र आया, लेकिन उसके साथ भी उसके स्टूडेंट्स मौजूद थे जो उससे जूनियर थे। ऑफिस जाने के बजाय वो इधर पास ही 2 कदम के फासले पर खड़ी हो गई कि उसके फ्री होते ही जहांगीर के साथ जाएगी तो इंतज़ार करने लगी। भाभी आई हैं, साइड पर हो जाओ, उनमें से एक लड़का बोला तो सब ने उसकी तरफ नज़रें मरकूज की। एक दो ने पूछना चाहा कौन है, जिस पर वो उसकी तरफ इशारा करने लगे। उनको ऐसा कहने पर वो गड़बड़ा गई और फ़ौरन से जहांगीर को देखा। कैसी हैं आप भाभी? वो जो लड़कियां पास मौजूद थी वो फ़ौरन से इश्तियाक लिए उसकी जाने बाती पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा के उनके जवाब देने लगी। जबकि भाभी सुनना उसको इतना अजीब लगा, वो भी अपने जूनियर से। हयाम आप अंदर जाए, मैं बस आ रहा हूँ अभी। उसको देखते हैं हयाम, जहांगीर ने संजीदगी से कहा तो वो जी कहकर रूम में चली गई और ख़ुद वो बाकियों से बात करने लगा जो पढ़ाई की कम अब उसकी शादी की बात कर रहे थे,
दिन में लड़कियां ही सर फहरिस्त थी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उनको कहता वो ऑफिस की जानिब हुआ तो वो पीछे शरीर से सरगोशियाँ करने लगे। चले उसके रूम में एंटर होते ही हयाम सोफे से उठती पूछने लगी, असबाब में सर हिलाता, एक दो चीज़ें लेता वहाँ से निकला। हयाम आगे थी, जहांगीर अभी वापस कोई चीज़ लेने गया तो किसी निस्वानी आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी तो देखा कि वही टीचर मौजूद थी जिनसे वो अक्सर कॉल पर बात कर लिया करती थी। कैसी हैं आप, नज़र ही नहीं आ रही हैं अब। वो सलाम दुआ लेती पूछने लगी, मैं ठीक हूँ बच्चे, इधर ही होती हूँ, बस उनके साथ साथ मेरी भी मसरूफियत बढ़ गई है, हम एक दूसरे को दिखने के बावजूद नज़र नहीं आते। वो मुस्कुरा कर बोली तो वो खामा ही शर्मिंदा हो गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची, ग्लो आया है शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। उन्होंने प्यार से कुछ छेड़ते कहा तो वो मुस्कुरा कर शुक्रिया कह गई। जी सब ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ इधर ही होते हैं, वो उनको बताने लगी। उसकी ये नहीं जिक्र कर किया था कभी कि जहांगीर से शादी हुई है, बस अभी सरसरी सा किया था। ऑफिस में वापस आता जहांगीर भी उनके पास चलाया, कैसे हैं आप सर आसिम। आसिम जहांगीर को देखते वो खुश असलूबी से पूछने लगी, अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, अभी आपकी ही बात कर रही थी मैं इनसे। उन्होंने एक नज़र हयाम को देखते बताया तो हयाम चौंकी कि वो जानती थी कि जहांगीर से शादी हुई है उनकी। हयाम की तारीफ पर वो बस मुस्कुरा दिया। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं साथ। वो मुस्कुरा कर कहती उनके जाने का ख्याल करती चली गई। उनको कैसे पता चला कि मैं आपकी वाइफ हूँ। गाड़ी में बैठते ही हयाम ने मुतजस्सिस होते पूछा, यहाँ का सारा स्टाफ जानता है कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में भी ये भी जानते हैं कि मेरी बेगम आप जनाब हैं। गाड़ी स्टार्ट करते वो मुस्कुराता गोया हुआ तो वो महज सर हिला गई। सबके सामने जाने से वो कतरा रही थी, साथ ही वो घबरा भी रही थी कि वहाँ क्या होगा। खैर वो अच्छी की उम्मीद करती मुस्कुराकर बाहर देखने लगी। ये तो घर का रास्ता है ना। गाड़ी को अपने ही घर की राह देखते वो गर्दन उसकी तरफ मोड़ते पूछने लगी, हम घर जा रहे हैं, बस इतना सा बोला तो हयाम ने उलझन हुई थी कि वहाँ ये कहकर लाया था कि बाबा के पास जाना कैफ से मिलने, और अब वो उसे घर ले जा रहा था। ये पल में अपनी सोचें कैसे बदल लेता है, उसे खबर भी नहीं होती। हम घर क्यों जा रहे हैं, वो मुंह बना के पूछने लगी। मेरा दिल कर रहा था, वो सुकून से बोला तो हयाम हमन्नक बनी उसको देखने लगी। एक पल को उसे गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है, कल भी उसकी क्लास छोड़वाई थी आज उसने, और आज भी फिर घर जाके उसे छोड़ के खुद कहीं निकल जाएगा। मुझे बताएं क्यों जा रहे हैं हम घर, वो झुंझला कर बोली तो जहांगीर ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जहाँ अब गुस्से की सुर्खियाँ छाने लगी थी। कहा तो है ऐसे ही जा रहे हैं, वो अब भी सुकून से बोला तो हयाम को अब वाकई गुस्सा आने लगा। ये क्या हरकत हुई भला, अगर कहीं लेकर नहीं जाना था तो क्यों मुझे लाए अपने साथ। वो गुस्से से मिली जुली आवाज़ में बुरा बनाते हुए बोली। जहांगीर ने बगैर उसके लहजे को सुना, ये कैसे बात कर रही हो तुम, वापस सर्द लहजे में नागावारी से टोकने लगा। मैं कैसे बात कर रही हूँ आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि, लेकिन ये नहीं कि कल से आप मेरी क्लासेस छुड़वा रहे हैं और फिर घर से निकल जाते हैं। अगर अभी भी आपको कहीं जाना है तो मुझे कम से कम बाबा के पास ही छोड़ा है, अकेली तो नहीं रहूंगी ना मैं अब, वो भर्राए लहजे में कहती। आखिर पर अचानक से रोने लगी। जहांगीर उसके रवैये को देखता पहले हैरान हुआ, फिर परेशान, और फिर उसके अचानक से रोने पर घबरा गया। हयाम क्या हुआ, क्यों रो रही हो। उसके रद्द अमल से कतई अनजान वो घबराता गाड़ी साइड पर रोकता हुआ उससे पूछने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे घर छोड़ आए। उसके बाजू को झटकती वो अपने आंसू साफ करती बाहर खिड़की की जानिब देखने लगी। बात तो बताओ कि क्या हुआ है। उसका बाजू छुड़ाते अपना रुख करना चाहा, जब वो फिर से बगैर देखे अपना बाजू छुड़ाते सिसके दबाने लगी। वो खुद अचानक परेशान हो गया था कि ऐसा क्या हुआ जो वो तो नॉर्मली उससे बात कर रहा था। हयाम को खुद भी समझ नहीं आया है कि वो अचानक क्यों रोने लगी। शायद वो कैफ से मुंसलिक बातों को सर पर ज़्यादा सवार कर गई थी कि परेशान घबराहट में वो चिड़चिड़ापन दिखा गई। वो जाने अनजाने में जहांगीर से बदतमीजी भी कर गई थी शायद, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इंतज़ार करना मेरा। पार्किंग में गाड़ी रोकते वो बोला। हयाम जो अपने रवैये पर शर्मिंदा होती उससे माफ़ी मांगने वाली थी, उसकी बात पर चकरा कर रह गई। मतलब वो वाकई फिर उसे छोड़कर जाने लगा था। चाहते हुए सर्द लहजे में, उसकी भी ज़रूरत नहीं कहती, अंदर की जानिब चल दी। आह बेगम, आपकी ये नाराज़गी। वो सर्द आह भरता हुआ होठों पर तबस्सुम बखेरता उसकी पुष्ट को देखता वहाँ से चला गया। ज़्यादा उछलो नहीं, दुआ पहले ही तबीयत नहीं ठीक है आपकी। दुआ को कैफ के कमरे में उसके पास उछलता देखकर गुल टोकने लगी और साथ ही सबको चाय सर्व करने लगी। खेलने दो से, इतने दिनों बाद वो आज खिलखिलाई है, थोड़ा फ्रेश होने दो उसको। ताई जान ने फौरन से झड़का तो वो खामोश हुई। जहांगीर अभी तक हयाम को लेकर नहीं आया था। असफिहान वहीं बैठा परेशानियों बेचैनी से पूछने लगा। वो हयाम की वजह से बहुत मुस्तरब दिखाई दे रहा था जब से यहाँ आई थी। बस एक बार उससे मिलने आया था और आज वो तो नहीं आ रहा। उसे लेके गुल ने हैरत से बताया कि उनको नहीं मालूम था कि वो मना कर चुका था। क्यों लेकिन
तीन चार मिली जुली आवाज़ें, जिस पर गुल के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। दीजान सफ़र की थकान की वजह से उनसे मिलने के बाद साथ वाले रूम में आराम करी थी, जबकि बाकी सब अभी लाउंज में ही रौनक लगाए बैठे थे। उसकी कॉल की थी तो कि वो नहीं ला रहा उसे, लेकिन वजह नहीं बताई उसने। वो बताती सबको चाय देने के बाद चलती अम्मात के बराबर आकर बैठ गई। ये क्या बात हुई भला? असफ़हान माथे पर बल लिए बोला। अभी कैफ सो रहा है तो सब यहीं मौजूद थे, जबकि दुआ उसके पास बैठी खेलने में मसरूफ़ थी। आप कॉल करके कंफर्म कर लें, गुल ने असफ़हान से बराह रास्त मुखातिब किया। तो वो कुछ सोचते उसका नंबर डायल करने लगा। वो आ गया है, खुद ही रहने दें असफ़हान भाई। मेन दरवाजे से अंदर आते जहांगीर को देखते अम्माद ने कहा तो सबकी नज़रें उस जानिब उठी। हयाम को नहीं लाए खान? अम्मा बेगम ने उसे देखते ही पूछा, क्योंकि वो सबको बता चुका था कि वो आ रही हो, साथ ही ताकि कैफ को बता सके उसकी शादी का। रात को लाऊंगा उसे यहाँ। अभी क्या कैफ सो रहा है? वो नॉर्मली बताते साथ ही असफ़हान को सोफे पर बैठ गया। उसकी अजीब बात पर सब अचंभे से उसे देखने लगे। रात को क्यों लाओगे? अभी यहाँ जब सब मौजूद हैं तो ले आते, असफ़हान ने संजीदगी से कहा, जिस पर साफ वाज़ेह था कि उसे जहांगीर की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी कैफ सो रहा है तो सोचा कि पहले सब मेरे पास वहाँ चक्कर लगाए और खाना खाएं, फिर उसके साथ ही हयाम को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। वो रिलैक्स रहेगी। ऐसे अपना मंसूबा बताता अब सामने ट्रे में मौजूद बिस्किट उठा के खाने लगा। भी अच्छा है कि हम हयाम को साथ लेकर आएंगे। गुल उसकी बात समझती फ़ौरन से बोली, चलें उठे, जल्दी से अपनी बेगम को नाराज़ करके आया हूँ मैं। वो उजलत में कहता जल्दी से उठा, साथ ही असफ़हान भी उठ गया। ये क्या बात हुई कि वो आए वो रुको ये आए वो गए? रुको तो सही। अम्मा बेगम उसकी जल्दी देखती टोकने लगी। अम्मा बेगम, उसको घर अकेला छोड़ के आया हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी चलें जल्दी से। रिस्ट वॉच में वक्त देखता बोला, दी जान ताई जान दादी जान का सोचते पूछने लगी तो वो सो रही हैं, वो भी जाएंगी साथ? आप चलें, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जहांगीर कहता कमरे को चेक करता दी जान के कमरे में दाखिल हुआ। अजहर साहब और दादा जान के अलावा सभी जहांगीर के घर जाने के लिए तैयार लिए निकले। वो सुबह से हयाम का रवैया महसूस कर रहा था। वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही थी कि उसे अचानक कैफ के सामने सामना कर पाती, वो भी उसके साथ जाके। अभी यूनिवर्सिटी से आते हुए भी वो बार बार अपने हाथों को देखती तो कभी उनको मसलती। वो इतनी कंफ्यूज थी कि जहांगीर का लेक्चर भी वो नहीं सही से ले पाई। तभी बजाय उसको इधर लाने के वापस घर ले गया था। वो चाहता था कि अभी वो सब घर वालों आकर उससे मिले, उससे नॉर्मली बात करें ताकि वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करें, वरना ऐन मुमकिन था कि वो अपनी तबीयत ख़राब कर बैठती। उसका अंदेशा भी ठीक था कि कहीं ना आने की सुनते वो थोड़ा बहुत हार्ड रिएक्शन दे गई थी। आसिम के जाने के बाद वो घर में गुस्से से दाखिल हुई थी। राहदारी से चलती वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुई और अपना बैग जोर से सोफे पर फेंकती वो बेड पर बैठी रोने लगी। अभी रोना उसको अपने रवैये पर आ रहा था जो वो जहांगीर के साथ अपना के कर आई थी। अचानक उसे कैफ पे भी गुस्सा आने लगा। खुद को रोने से दो हरफ बेइज्जती उठी और अपनी हालत संवारने लगी। जो भी था खुद को मजबूत करती वो फ्रेश होने चली गई। अपने बाल दोबारा से बनाया वो खूबसूरत सा एक जूड़ा निकाल कर पहनने लगी। सुबह उसने ज़रा हल्का सा सूट पहना था, लेकिन अभी उसने गाँव से आए हुए जोड़ों में से एक निकाला। बालों को खुला छोड़ते चेहरे पर हल्की सी लाली बिखेरी थी। जहांगीर के सामने खुद को नॉर्मल रखने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी तैयारी एक अलग ही समा पेश कर रही थी। बेड पर बैठते उसने बेख्तियारी जहांगीर के आने की राह देखना शुरू की। उसके ख्याल में वो नाराज़ होके गया था उससे, तभी वो उसके सामने फ्रेश सी आना चाह रही थी। अब उसे कैफ से मिलने की टेंशन नहीं थी, बल्कि जहांगीर के सामने ऐसे जाने पे घबराहट महसूस हो रही थी। जाने वो क्या सोचेगा उसकी तैयारी को देख के। अचानक उसे दरवाजे पर बेल सुनाई दी तो एकदम बौखला के उठी। खुद को संभालती वो मुस्कुराती एक बार आईने में देखती, गहरा सांस भर के दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलती वो जहांगीर के अंदर आने का इंतजार में थी कि उससे पहले ही ताईजान, अम्मा बेगम, गुल के साथ ही दीजान दाखिल हुई कि उनकी गैर मुतवक्का आमद पर वो खुशी से निहाल हुई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो। अम्मा बेगम ताईजान के देखते ही उसकी बलाएं ली तो वो मुस्कुराती हल्का सा सर झुका गई। उसके बिल्कुल गुमान में नहीं था कि ये सब अचानक यहाँ आ जाएंगे। लगता है यहाँ दिल लग गया है, तभी तो हमारी याद नहीं आती तुम्हें। ताईजान ने लगे हाथों शिकवा भी कर दिया, जिस पर वो झेंप सी गई कि बेख्तियारी उसकी नज़र अंदर दाखिल होते आसिम जहांगीर की तरफ उठी। नज़रों का गहरा तसादुम था कि बैक वक्त वो भी उसको तकने में महू था। ताईजान का ये जुमला उसकी समातों से भी गुजरा था, तभी वो गहरी नज़रों के हिसार में सिरापा उसको लिए मुस्कुरा रहा था। ऐसी बात नहीं है ताईजान, बस कुछ पढ़ाई की वजह से मसरूफ़ थी मैं। वो नज़रों का जाविया मोड़ती ताईजान को देखती वजाहत देने लगी। जहांगीर के रंगों में रंग रही है ये। ख़वातीन के झुरमुट देखते गुल भी अपना हिस्सा डालती शरारत से बोली तो, जिस पर वो सब मायने खेजी सा हंस दी। इन सब को अंदर लाई और जहांगीर के बुलाने पर किचन में गई, जहाँ वो खाने के पैकेट्स लिए खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। ये खाना लाया हूँ सबके लिए। पैकेट्स को स्लैब पर रखते उसने कहा और मुड़ते वहीं सिंक के हाथ धोने लगा। आपने क्यों नहीं बताया कि सब आ रहे हैं? मैं कुछ तैयारी ही कर लेती। वो हल्का सा मुस्कुरा के शिकवा करने
लगी। उसके चेहरे पर वाज़े वो खुशी के रंग देख रहा था। एक सुकून की लहर आसिम जहांगीर के बदन में सरायत कर गई थी। सरप्राइज़ देना था मुझे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये घर दाखिल होते मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा, वरना ना लाता इन सबको। वैसे भी और तैयारी करके कितना घायल करोगी। उसकी बात पर वो पलट कर प्लेट में सलाद रखते उसके हाथ थाम गए कि एक तितलियां सी जैसे रक्स करने लगी। अचानक से दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी जब अपने नम हाथों से उसका चेहरा अपने चेहरे के बराबर करता उसे माहूलियत से तकने लगा। मैंने बस इतनी ही ऐसे ही चेंज कर लिया था। हया से लबरेज आंखों पे पलकों का बोझ हल्का करते ज़रा सी उठा के उसकी आंखों में देखना चाहा। आंखों में खुमारी लिए जज्बातों का एक तूफान अचानक से बर्पा हुआ कि वो बेकाबू होता, कोई जसारत कर बैठता। अगर बर वक्त गुल की आवाज़ आने पे वो उससे कुछ फासले पे ना होता। जहांगीर के दूर होने पे वो सटपटाकर नजरें झुकाती 2 कदम के फासले पर हुई। हयाम को कुछ समझ ना आई कि वो क्या कर रही थी, तो गायब दिमाग से अपनी धड़कनों का शोर सुनते उससे पुष्ट करके खड़ी होती आंखें मीच गई। आओ टेबल सेट करो। उसकी पुश्त पर आते होले से बालों पे लब रखता पीछे हटा और कुछ चीज़ें खुद बाहर ले जाते टेबल सेट करने लगा। जहांगीर के निकलने पर गुल किचन में दाखिल हुई तो हयाम होश में आई। हयाम गुड़िया, वो दूध चाहिए था, थोड़ा दुआ जिद कर रही है। हयाम को बर्तन निकालते देखकर गुल ने कहा। उसको देखने लगी जो नजरें चुराती हुई अच्छा कहकर फ्रिज उसे वहां से दूध निकाल कर देने लगी। क्या हुआ? उसकी सुर्खी मायल रुखसारों को देखते गुल ने दिलचस्पी से पूछा। वो नासमझी से एक नज़र देखती वापस काम में लग गई थी। इतनी लाल गुलाबी क्यों हो रही हो? अभी खान गया है ना यहाँ से? क्या कह के गया है तुम्हें? वो मजीद उसके पास आती राजदारी से पूछने लगी, जिस पे हयाम की आंखें हैरत के मारे फैल गई। ऐसी बात नहीं अद्दी, वो झेपती मुस्कुराती हुई कहती किचन से निकली, जिस पर वो गुल खिलखिला उठी। लाला भी आए हैं। खाने टेबल पर रखते असफहान को अंदर आता देखते हयाम खुशी से उसके सीने में समा गई। जी लाला की जान, सोचा कि अपनी जान से मिल लूं। असफहान उसके सर पर लब रखते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला तो हयाम मुस्कुरा दी। अपनी जान को ये घर छोड़कर आया और यहाँ मेरी बेगम को कह रहा। जहांगीर ने संजीदगी से तबसरा किया तो हयाम के साथ साथ अम्माद भी हंस दिए। असफहान ने सर्द नज़रों से जहांगीर को देखा और फिर अपनी बहन की खुश नज़र आ रही थी। जहांगीर को अब वाकई लगा अभी कुछ वक्त के लिए वो कैफ के बारे में भूल चुकी है। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और काफ़ी देर तक वापस में खुशगप्पियों में मसरूफ रहा। दी जान ने तो एक दो बार उसको सुना भी दी कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही, जिस पर वो बेबसी से आसिम को देखती। बदले में उसको भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो जाती कि वो उसका ख्याल नहीं रख रहा है। जहांगीर ने वक्त देखते सबको कहा कि अब चलते हैं, तो दी जान ने मना कर दिया कि वो बार बार सफ़र नहीं कर सकती, तो बाकी चले जाएं, वो यहीं घर रहेंगी। गुल ने भी कहा कि वो दुआ को लिए उनके साथ रुक जाती है। फिर गुल कल तो वैसे भी चले जाना था। सबने उधर जाने का जिक्र सुनते हयाम एक बार फिर संजीदा हुई तो ताई जान ने प्यार से उसे सीने से लगाया। साथ अम्मा बेगम भी प्यार से समझाया कि फिक्र की कोई बात नहीं। जाने को तो वो पहले भी तैयार थी, अब भी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो जाने के लिए निकली। असफहान साथ ही था उनके। वहाँ दरवाजे के बाहर खड़े होते हयाम की धड़कन जोरों शोर से चलना शुरू हो गई। चलें। उसको जामिद साकित खड़ा देखकर जहांगीर ने इशारा किया तो वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। कमरे की तरफ जाते उसके कदम मन मन के हो रहे थे। उसे घबराहट सी होने लगी, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था कि उसका शौहर उसके पास है। उसका उनका अब पहले से मजबूत रिश्ता है। कमरे में कैफ की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। आसिम जहांगीर के कहने पर हयाम ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते कमरे में कदम रखा और सामने देखा जहां वो बेड पर नीम दराज अजहर साहब से बात कर रहा था, जो उसका बाजू हिलाने में मदद कर रहे थे। कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते कैफ ने नजरें दरवाजे की जानिब उठी तो वो पल भर को साकित हुआ। उसे यहाँ देखकर पहले हैरानी फिर खुशगवार तासुर हयाम आसानी से देख सकती थी कि उसके चेहरे पर, जबकि दूसरी जानिब हयाम का दिल कर रहा था कि यहाँ से अभी भाग जाए, क्योंकि जो एक सुकून की लहर उसने कैफ के चेहरे पर उतरती हुई महसूस की थी जो उसे शर्मिंदा कर रही थी। अरे हयाम बेटी आओ, अंदर आओ। जहांगीर नहीं आया। अजहर साहब ने हयाम को देखते खुश होते कहा। जहांगीर को ना देखते उन्होंने पूछा तो बैक वक्त हयाम जी आए हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ। जी बाबा जान इधर ही हूँ मैं। हयाम के बोलने पर ही जहांगीर भी कमरे में दाखिल हुआ। शायद वो कोई कॉल सुनने गया था। कैसी तबीयत है कैफ? जहांगीर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोलता हयाम को सोफे पर बैठने का इशारा करता कैफ के पास आया। मैं ठीक। ये वो उलझी नज़रों से हयाम को देखता फिर जहांगीर से बोला, ये हयाम कल कहा था ना भाभी से मिलवाऊंगा, तेरी भाभी है। हयाम आसिम जहांगीर। जहांगीर ने अब भी सुकून से कहा, लेकिन बाकी दोनों को बेसुकून कर गया। हयाम उसके इस तरह कहने पर पहलू बदल कर रह गई। तू मजाक कर रहा? कैफ को उखली हंसी हंसता पूछने लगा। नहीं तुझे मैं पता है ना मैं मजाक नहीं करता। अब की बार जहांगीर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा तो कैफ के तासुरात
भी एकदम सीरियस हुए। मैं आती हूँ हयाम को अब यहाँ बैठना भी बिल्कुल भी सही ना लगा, तो किसी को कुछ कहने के बजाय वहाँ से उठ खड़ी हुई और जल्दी से कमरे से बाहर निकलती किचन में आ गई। कैफ के इस तरह कहने पर हयाम के दिल में जैसे टीस सी उठी थी। वो जिस तरह जहांगीर से पूछ रहा था, वो कैसे सुकून से उसे बेसुकून कर रहा था। उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा, तो वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठकर लंबे सांस लेने लगी। आंखों से बेख्तियार आंसू रवा होने लगे। कैफ की आंखों में बेयकीनी देखते जैसे उसका दिल डूब गया था। वो जहांगीर को चाहने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो कैफ को उस हालत में देखना भी नहीं चाह रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी कमरे में जाए और सब ठीक हो, वो दोनों आपस में हंसकर बात कर रहे हो, ऐसी ऐसी कोई बात ना हो, उनमें कोई इख्तलाफ या एतराज़ हो। वो चाहती थी कि कैफ को मालूम हो, लेकिन वो डर रही थी इस सब से। बाहर क्यों आई, अच्छा नहीं लगता, अंदर आओ। अभी वो खुद को संभाल भी ना पाई थी कि उसके मोबाइल पर जहांगीर की कॉल आने लगी। रिसीव करते ही उसकी गंभीर आवाज़ समातों से टकराई। मुझे घर जाना आसिम प्लीज़, वो घबराए हुए लहजे में बोली तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। हयाम रुको, रूम में आओ, संजीदगी कहता कहता रख गया। हयाम को ये मुश्किल तरीन काम लगा वापस उस कमरे में जाना। वो थके कदम उठाती हुई वापस कमरे की जानिब चल दी। अंदर गई तो उसे कैफ का नाराज़ चेहरा नजर आया, जो जहांगीर को देखने में मसरूफ था। कैसी हो हयाम, उसको एक जगह खड़े देखकर कैफ ने बात में पहल की, जिस पर वो होश में आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, वो हकलाते हुए बोली कि अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे थे। आपके शौहर ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, वो बोला। जब बोला तो हयाम हवानक बनी उसको देखने लगी। वो वाज़े शिकवा कर रहा था, जिस पर हयाम अपना सर झुका गई। उसका शौहर कहने पर वो बात तो वाज़े हो गई थी कि वो यकीन कर चुका था कि हयाम उसकी भाभी है। बैठें, कैफ ने जैसे सहूलत देते उसे बैठने की इजाज़त दी, तो जहांगीर उसका ब्लड प्रेशर चेक करता हयाम के पास आता बैठ गया। कुछ देर तो ऐसी खामोशी की नज़र हो गई। हयाम को बहुत अजीब लग रहा था ये सब। अभी बाकी सब भी यहाँ नहीं पहुँचे थे, वरना वो उनके साथ तो होती कम अज़ कम। कुछ देर मजीद बैठने के बाद कैफ जमाइयाँ रुकने लगा। चलो अब मुझे नींद आ गई है, वो जिस अंदाज में बोला वादे था कि कमरा खाली करो, उसने सोना। चलो हयाम बाकी आने वाले हैं, हम कल फिर सुबह आ जाएंगे, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। जहांगीर कैफ के नाराज़ चेहरे को घूरता हयाम से बोला, तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई जैसे वो उसी के इंतज़ार में थी। कैफ को बुरा लगा है ना। अजहर साहब से मिलने के बाद जब वो निकले तो गाड़ी में बैठते हयाम ने डरते हुए पूछा, बकवास कर रहा है, सुबह से ड्रामा कर रहा है, ये पता है सबको, इसको सब। जहांगीर ने जैसे ही कहा, हयाम उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी कि आया क्या कह रहा था, क्या मतलब। वो नासमझी से पूछने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। उसे कल ही पता लग गया था, बाबा और मैंने कल ही सब बता दिया था उसे। जहांगीर ने सुकून से कहते हयाम के सर पर बम फोड़ा। वो सदमे से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या अल्फाज अदा करे। जब बताया कि तुम्हारी शादी हो गई तो हत्ते से उखड़ने लगा था अपनी तबीयत ख़राब करके। फिर हमने सारी बात वाजे कर दी। उसने मजीद अपनी बात वहीं से जारी करते बताई, जबकि हयाम अब मजीद खुद पर अफसोस होने लगा कि कैसा शौहर था उसका, ये बात तो बता ही सकता था ना। वो खामोशी से अपने आंसू पीते खिड़की से बाहर देखने लगी। हाँ चाहिए है मुझे, लेकिन ये याद रखना कि काम अच्छा हो, उसका कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त करनी। मैंने फ़ोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ़ैन को हिदायत दे रहा था। तुम फिक्र ना करो, बस मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, उससे फिर तुम्हें कल फाइनल बताता हूँ उसकी जॉब का। असफ़हान ने यकीन दहानी कराई तो जहांगीर ने सुकून का एहसास भरा। उसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी में शामिल होगी, उसकी तरफ से मुतमईन रहना, मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। उधर जहांगीर ने मुस्कुरा कर कहा तो असफ़हान हंस दिया। भाभी के बहन की रिहाइश की फ़िक्र भी ना करना, अगर मुनासिब लगे तो वो हमारे साथ यहाँ हयाम के पास रह सकती हैं, अगर नहीं तो मैं अच्छा सा यहाँ का हॉस्टल देख लूँगा। जहांगीर ने मजीद कहा तो असफ़हान ने ताहीद की। वैसे अगर हो सके तो मेरी एक मीटिंग करवा देना उससे। जहांगीर ने थोड़ा झिझक कर कहा, चलो मैं इस बारे में बात करके कल तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। असफ़हान ने कहते ही कॉल काट दी। अभी जहांगीर उससे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बात कर रहा था। असफ़हान ने बताया कि वो जानता है किसी को, तभी दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे।